हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा से होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा है एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स। जो बल जो पृथ्वी के बाहरी सतह पर घटित होता है वो होता है बहिर्जनिक एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर होता है वो बाह्यजनित हो गया, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है वो बाह्यजनित। जैसे अंतर्जनित बल दो प्रकार के, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और पटल विरूपण बल के कारण पर्वत निर्माणकारी बल हो गया। बाह्यजनित बल अपरदन और निक्षेपण, नदी और जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनदी, ये सब है। स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन्हें महाद्वीपीय और महासागरीय सतह टिकी हुई है। ज्वालामुखी भूपर्पटी खुला एक ऐसा छिद्र है जिसमें पिघला हुआ जो पदार्थ वो अचानक निकलते हैं। जैसे एंडो मतलब अंत उत्पत्ति, एंडोजेनिक बाह्यजनिक, एक्सोजेनिक। ज्वालामुखी का जो पिघला हुआ मैग्मा है वह लावा के रूप में पृथ्वी के बाहरी सतह पर आ जाता है और यह गैस और राख के रूप में ज्वालामुखी एक जो ये है वो बाहर निकलता है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र से भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे एक भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार है, उद्गम केंद्र क्या होता है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वही भूकंप की ऊर्जा का उद्गम केंद्र हो गया। ये प्लेट सीमा फिर अधिकेंद्र जो होती है भूकंप के उद्गम स्थान का जो भूकंप मतलब उद्गम स्थान, भूकंप का जो उद्गम स्थान है उसके निकटतम भूपृष्ठ वही अधिकेंद्र हो गया। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। भूकंपीय तरंग जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव्स जैसे अनुदैर्घ्य तरंग, सेकेंडरी वेव्स अनुप्रस्थ तरंग और लब वेव्स पृष्ठीय तरंग। पृथ्वी यदि भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है लेकिन हम इसको पहले से प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवर का व्यवहार का अध्ययन हो गया, तालाब में मछलियों को तेजना, सांपों का धरातल बढ़ाना, ये सब ये भूकंप की झटके। अगर भूज में भूकंप की झटके जैसे 26 जनवरी 2001 को भूज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया और ये ज़ोर से बारिश आने स्टार्ट हो गई, वर्षा। जैसे कि देख सकते हैं कि जो भूकंप है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय यंत्र कहा जाता है। भूकंप लेखी है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, जिससे भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 और से कम होती है वह जो भूकंप हुआ उसका प्रभाव बहुत कम होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 और से अधिक होती है ना तो वो वस्तुओं को गिरने की क्षति पहुंचती है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होता है उससे क्या होती है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। और जिसकी तीव्रता 7.0 बहुत ही भयानक होता है, भयानक। मुख्य स्थलाकृति। क्या आप जानते हैं कि विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। जैसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जैसे उत्तरी अमेरिका और में कनाडा और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित जो विक्टोरिया जलप्रपात है। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय और अपरदन नामक दो प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि जो लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा खड़े होने वाले जो क्षय है वही अपरदन होता है। जो पृथ्वी की सतह पर जो शैल है वो लगातार टूटने से, पृथ्वी की सतह पर लगातार टूटने से वो अपरदन की क्रिया होती है। अपक्षय अपरदन नामक दो पृथ्वी की जो सतह है वो शैलों के टूटने से जो अपक्षय की क्रिया होती है। और यह भूदृश्यों पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल, अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अपरदन और निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी के किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने पर जो नदी का जो जल है उसका बहाव देखा जाए तो वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं कि मैदानी क्षेत्र में आते आते यह मोड़दार टेढ़ा मेढ़ा मार्गों से वह जो है वह ये विसर्ग बनाती हैं, तटबंध बनाता है और वो मोड़दार मार्ग जो है ना बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के किनारे के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहा जाता है। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करते हैं। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं और ऐसे इसे समतल उपजाऊ जो है ना बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करते हैं। नदी के उत्तर तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रभाव धीमी हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिन्हें वितारिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने पर अवसाद का संग्रह में डेल्टा का निर्माण होता है और सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यहाँ पर देखा गया तो सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। जैसे ये मुख्य नदियाँ हो गया वितारिका, ये डेल्टा का निर्माण कर रहा है। नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के कार्य क्या हुआ तो समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें जो है ना केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपरदन छत को तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृति को स्टैक कहते हैं और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री भृगु जो तरंगों किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। जैसे हिम नदी का कार्य क्या होती है, हिम नदी अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों में गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासमी मिट्टी और पत्थर जो है ना वो भूदृश्य अपरदन करती है। हिम नदी गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिम नदी के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिम नदी मोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य क्या हुआ तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बिल्कुल देखें।
बालू टिब्बे के कुछ चित्र को एकत्र कीजिए। जैसा कि ये बालू का टिब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें ऊँट जो है वो जाते हुए दिख रहा है। रेगिस्तान में पवन, अपर्दन और निक्षेपण का मुख्य कार्य है। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान में आप छत्र के आकार की सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहा जाता है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मैदान है। वाह वाह, क्या हवा है। पवन चलने पर यह अपने आप अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ओ, भालू का टिब्बा बना दे, टिब्बा। पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बालू गोरा के लेके चला जाता है ना, और एक जगह पर जमा कर देता है धीरे 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 धीरे, और वही पहाड़ के रूप में, मतलब जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर जो है ना तक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत निक्षेपित हो जाते हैं तो लोएस कहलाते हैं, जिनमें विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। देखो प्लेट क्यों घूमती है, कौन